नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं GERD के बारे में, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, इसोफेगस का मीन्स होता है इसोफेगस यानी कि आपकी ग्रास नली, और रिफ्लक्स का मतलब होता है बैक फ्लो होना या वापस आना। डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी या कोई समस्या, यानी कि गैस्ट्रिक कंटेंट का इसोफेगस में वापस आना GERD कहलाता है। क्या कहलाता है? GERD कहलाता है, यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहलाता है। गैस्ट्रिक कंटेंट का इसोफेगस में वापस आना GERD कहलाता है। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं GERD के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेट के ऊपर मतलब स्टमक के ऊपर मौजूद स्फिंक्टर अगर ढंग से बंद नहीं है तो पेट में बनने वाला एसिड ऊपर की तरफ जाने लगता है, और बार बार लगातार पेट में बनने वाला एसिड यदि इसोफेगस की तरफ जाने लगे तब उस व्यक्ति को GERD होने की संभावना बढ़ जाती है। मीन्स स्टमक के अंदर जो एसिड कंटेंट है, देखिए एसिड बनता है खाना खाने के बाद में। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए एसिड का फॉर्मेशन होता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके बाद में पेट के अंदर एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन जब फूड कंटेंट या एसिड बैक फ्लो करता है, देखिए यहाँ पर ये इसोफेगस है, ये है इसोफेगस, ये नली जो है ये है इसोफेगस। ठीक है, और ये नली नीचे जा कर के यहाँ पे जुड़ती है स्टमक से, स्टमक और इसोफेगस। तो खाना इसोफेगस से होते हुए स्टमक के अंदर जाता है। ठीक है, अब होता यह है कि खाना एक बार जब इसोफेगस से स्टमक में चला जाता है तो वो खाने वापस ना जाए स्टमक से, यहाँ से वापस इसोफेगस में जाने से रोकने के लिए एक इंस्पेक्टर होता है। वो इंस्पेक्टर कहलाता है लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला इंस्पेक्टर, इसको बोलते हैं लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर। इसका दूसरा नाम होता है कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, यानी कि खाने की नली में जब हमने मुंह में खाना लिया तो खाने की नली से होते हुए खाना स्टमक में आता है, और इस खाने को स्टमक से वापस इसोफेगस में जाने से रोकने के लिए एक इंस्पेक्टर काम करता है, जिसको हम बोलते हैं लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर। ये खाने को वापस जाने से रोकता है। खाना आ सकता है स्टमक में, लेकिन वापस जाने से ये रोकेगा। LES, लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर, जिसका दूसरा नाम क्या है? कार्डियक इंस्पेक्टर। ठीक है, अब GERD की कंडीशन में क्या होता है कि ये जो लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर है ये लूज हो जाता है अच्छे तरीके से, या प्रॉपरली ये क्लोज नहीं हो पाता। जैसे कि यहाँ पे ये प्रॉपरली क्लोज है, तो देखिए एसिड कंटेंट वापस बैक फ्लो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर ये जो है लूज हो गया है। इस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लूज हो गया है, और इसकी वजह से एसिड कंटेंट वापस, ये देखिए ये वापस एसिड कंटेंट बैक फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये एसिड कंटेंट वापस बैक फ्लो कर रहा है, यानी वापस जाता है ये इसोफेगस में। अब स्टमक की जो लाइनिंग है, लाइनिंग मतलब म्यूकोजा जो है, ये जो म्यूकोजा है, ये म्यूकोजा जो है ये बनी होती है इस प्रकार की कि इस एसिड का असर इसके ऊपर नहीं पड़ता। यानी जो ये एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है ये स्टमक की लाइनिंग को डैमेज नहीं करता। लेकिन इसोफेगस की जो लाइनिंग है, ये जो दीवार है, ये उस तरीके की नहीं बनी होती, ये इजीली डैमेज हो जाती है। समझ पा रहे हैं? यानी कि जो एसिड है वो इसोफेगस की लेयर को इजीली डैमेज कर सकता है। और जब इसोफेगस में वापस एसिड जाता है तो इसोफेगस की इसको लेयर को डैमेज करता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे जलन होती है, और इसी साइन को हम बोलते हैं हार्ट बर्न। पेशेंट को क्या है? सीने में जलन होना, ये इसका सिम्टम है GERD का। सीने में जलन होना, चेस्ट पेन होना, सीने में जलन होना, या इसको हम कहते हैं हार्ट बर्न, ये इसका साइन देखने को मिलता है। तो GERD क्या है? स्टमक के एसिड कंटेंट का वापस इसोफेगस में बैक फ्लो करना GERD कहलाता है। ठीक है, ओके। और इसका मुख्य सिम्टम क्या होता है? हार्ट बर्न, यानी कि सीने में जलन होना। आगे बढ़ते हैं।
ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या है? वह नली जो खाने को पेट तक पहुंचाती है वो ईसोफेगस कहलाती है। ईसोफेगस क्या है? मुंह से लेकर के स्टमक तक का जो पार्ट है वो ईसोफेगस कहलाता है। यानी कि ये मुंह से लेकर के और स्टमक तक का जो पार्ट है, ये जो नली है ये वाली ईसोफेगस कहलाएगी। ये हो गया स्टमक आपका। स्टमक के बाद में आता ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। ठीक है, तो वह नली जो खाने को पेट तक पहुंचाती है ईसोफेगस कहलाती है। जब पेट में बनने वाला एसिड फूड पाइप तक पहुंचता है तो सीने में जलन जैसे लक्षण महसूस होने लगते हैं, जिसको हमने कहा था सीने में जलन होना, जिसको हम कहते हैं हार्ट बर्न। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है GERD का। ओवर ईटिंग यानी ज़्यादा खाना खाने की वजह से कभी कभी पेट में बनने वाला एसिड का खाने वाली नली तक आना सामान्य है, लेकिन जब यह एसिड रिफ्लक्स बार बार होने लगे तो बात गंभीर है। GERD सभी उम्र के लोगों को हो सकता है। मतलब ज़्यादा खाना खाने की वजह से पेट के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो वापस बैकफ्लो कर सकता है। कभी कभी आना नॉर्मल बात है, लेकिन बार बार रिफ्लक्स होना ये गंभीर समस्या है। नेक्स्ट इज, आइए जानते हैं कि ज़्यादातर GERD किन लोगों को होता है। नेक्स्ट इज, वे लोग जिनका वजन ज़्यादा है उनको GERD होने की संभावना ज़्यादा होती है। गर्भवती महिलाओं में GERD होने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे लोग जो किसी प्रकार की दवाई का सेवन करते हैं जैसे कि एस्प्रिन, कैल्शियम चलन ब्लॉकर, सेडेटिव, इनमें भी GERD होने की संभावना ज़्यादा होती है। धूम्रपान करने वाले लोगों में भी GERD होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर हम कॉज एंड रिस्क फैक्टर की बात करें तो कॉज एंड रिस्क फैक्टर के अंदर है ओबेसिटी, मोटापा, बल्जिंग ऑफ द टॉप ऑफ द स्टमक अप अबव द डायफ्राम, जिसको हाइडल हर्निया कहते हैं। हाइडल हर्निया में क्या होता है कि डायफ्राम से होते हुए जो ये ईसोफेगस आता है यहाँ नीचे, ये है डायफ्राम, और यहाँ नीचे होता है ये स्टमक। तो स्टमक का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये हाँ यहाँ डायफ्राम से ऊपर होके बैकफ्लो होके और यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है हमको। ये आपका ये है डायफ्राम और ये है ईसोफेगस, और ये स्टमक का कुछ पार्ट ऊपर की तरफ आ गया है ये वाला, तो इसको हम कहते हैं क्या? हाइडल हर्निया। ओके, हाइडल हर्निया की कंडीशन में भी GERD होने की संभावना होती है। नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में GERD होने की संभावना होती है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर सच एज स्क्लेरोडर्मा, इसकी वजह से भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी देखने को मिलता है। डिले स्टमक एम्प्टी, अगर पेट जल्दी खाली नहीं होता है तो ऊपर की तरफ प्रेशर लगाए उसकी वजह से GERD होने की संभावना वो देखने को मिलती है। फैक्टर दैट एग्रेसिव एसिड रिफ्लक्स, ऐसे फैक्टर जो GERD की समस्या को बढ़ा देते हैं जैसे कि स्मोकिंग है, ईटिंग लार्ज मील और ईटिंग लेट एट नाइट, लेट नाइट को खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में लेट जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में खाना खाना, ईटिंग कंटेंट जैसे कि फैटी फूड, स्पाइसी फूड खाना या फैटी फूड खाना जिनमें तेल वसा ज़्यादा है, स्पाइसी ज़्यादा है, उस वो कंटेंट भी एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा करवाते हैं और बैकफ्लो भी इजीली हो जाता है। ड्रिंकिंग सर्टन बेवरेजेस जैसे अल्कोहल एंड कॉफ़ी और अल्कोहल पीने से भी जो कार्डियक स्फिंक्टर है, कार्डियक जो स्फिंक्टर है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है। ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है ये लूज होता है। ठीक है, इसकी वजह से भी GERD की संभावना देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज टेकिंग सर्टेन मेडिकेशन सच एज एस्प्रिन की वजह से भी देखने को मिल सकता है आपको। अब बात करते हैं कि आखिर GERD के लक्षण क्या होते हैं। आपको बता दें कि GERD का मुख्य लक्षण सीने में जलन यानी कि हार्ट बर्न, मैंने बताया था आपको। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका लक्षण है वो है हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन होना। सीने में जलन की समस्या तब और बढ़ जाती है जब इस लक्षण का सामना करने वाला व्यक्ति एसिड रिफ्लक्स के दौरान लेट जाता है मतलब खाना खाने के बाद में व्यक्ति लेट जाता है, तो वो एसिड जो है वो बैकफ्लो करेगा, इजीली बैकफ्लो करेगा जब आदमी लेट जाएगा तो। ठीक है, तो ऐसे में अगर किसी को GERD की समस्या है और वो खाना खाने के बाद में लेट जाता है या झुक जाता है तो ये समस्या बढ़ जाती है और हार्ट बर्न का सामना उनको करना पड़ता है। हार्ट बर्न के अलावा भी और भी सिम्टम देखने को मिल सकते हैं जैसे कि चक्कर आना, उल्टी आना, बदबूदार सांस लेने में तकलीफ होना, खाना खाते समय या चलते समय तकलीफ महसूस होना, ये सब। GERD का इलाज ना करवाने पर होने वाली कठिनाइयाँ। GERD का अगर इलाज ना करवाएं तो क्या क्या हो सकता है?
नंबर 1 है इसोफेजाइटिस। इस कंडीशन में खाने की नली में सूजन आ जाती है। इसोफेगल स्ट्रक्चर, इस कंडीशन में खाने की नली पतली हो जाती है जिसकी वजह से खाना निगलने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बैरेट इसोफेगस, इस कंडीशन में इसोफेगस की बाहरी सतह पर मौजूद सेल्स इंटेस्टाइन में मौजूद सेल्स के जैसा रूप ले लेती हैं और ऐसा होने पर कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। बैरेट इसोफेगस यानी कि कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, सांस लेने में दिक्कत होना, GERD होने पर ऐसी संभावना होती है कि जब आप सांस लें तो पेट में मौजूद एसिड फेफड़ों तक पहुंच जाए। इस कंडीशन में सीने में जलन, अस्थमा, निमोनिया जैसी दिक्कत हो सकती है। यानी कि GERD की वजह से जो स्टमक कंटेंट है अगर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में या लंग्स में पहुंच जाए तो निमोनिया, अस्थमा ये दिक्कत होने की ये दिक्कत देखी जा सकती हैं। GERD का इलाज, अगर समय रहते GERD का इलाज करवाया जाए तो हो सकता है कि बस दवाइयों की मदद से आप ठीक हो जाएं। लेकिन अगर दवाइयाँ GERD सही नहीं कर पा रही हैं तो आप नीचे दिए गए ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेंगे। GERD के इलाज के लिए यह तरीका मुख्य माना जाता है। इसके ज़रिए आपके पेट में मौजूद एसिड को कम किया जाता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में क्या होता है? एसिड को कम किया जाता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के जो है एग्जाम्पल जैसे कि लेंसोप्राजोल, ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल और इसोमिप्राजोल, ये सारी दवाइयाँ क्या है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं जो एसिड को कम कर देती हैं, जैसे कि लेंसोप्राजोल, ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल एंड ओसोमिप्राजोल। यानी जितने भी प्राजोल हैं वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं। ओके, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मतलब प्राजोल, लास्ट में क्या रहेगा? प्राजोल। नेक्स्ट इज H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर क्या है? यह एसिड के प्रोडक्शन को कम करने का दूसरा तरीका है। H2 ब्लॉकर आर मेडिकेशन दैट वर्क बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ स्टमक एसिड सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स इन द लाइनिंग ऑफ योर स्टमक। स्टमक की लाइनिंग से जो एसिड का सिक्रेशन हो रहा है उन ग्लैंड को रोकना या उन ग्लैंड के सिक्रेशन को कम करना, यानी कि उन ग्लैंड से एसिड के सिक्रेशन को कम करवाना, ये H2 ब्लॉकर्स का काम होता है। अगर हम बात करें कि H2 ब्लॉकर्स कौन कौन से होते हैं, तो H2 ब्लॉकर में है फेमोटिडीन, सिमिटिडीन, निजाटिडीन, रेनिटिडीन। यानी जितने भी टिडीन हैं वो सब क्या हैं? आपकी H2 ब्लॉकर हैं। जितनी भी टिडीन हैं वो सब क्या हैं? H2 ब्लॉकर हैं और ये मार्केट में इस नाम से देखी जाती हैं। ठीक है, ये इनका जो मार्केट नेम है। नेक्स्ट है एंटासिड। एंटासिड में अल्कोहल केमिकल मौजूद होते हैं जो एसिड को कम या न्यूट्रल करने में मदद करते हैं, लेकिन इसका वजन सेवन करने से डायरिया और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एंटासिड क्या करती हैं? एसिड की एसिडिटी को ये है एल्कलाइन में कन्वर्ट करती है, न्यूट्रलाइज कर लेती हैं। ठीक है, एसिड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती हैं, यानी कि pH को, ये हम कह सकते हैं pH को इंक्रीज कर देती हैं। कौन? एंटासिड। और इनकी वजह से क्या डायरिया हो सकता है या कब्ज हो सकती है। ओके, द एंटासिड एक्ट बाय न्यूट्रलाइजिंग द एसिड इन द स्टमक एंड बाय इनहिबिटिंग पेप्सिन विच इज प्रोटीलाइटिक एंजाइम। ये क्या करती हैं? एंटासिड मैंने बताया न्यूट्रलाइज कर देती है, एसिड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी होती हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, गेविस्कॉन, जुलिसिन, मालॉक्स, पेप्टोबिस्मोल, ये सारी क्या हैं? एंटासिड है। ओके, इन दवाइयों से अगर आराम नहीं मिलता है तो आपको एंडोस्कोपी करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस प्रक्रिया में खाने की नली में एक पाइप डाला जाता है जिसमें एक कैमरा लगा होता है। इसके जरिए नली की सूजन, जलन, छाले या किसी भी तरह की होने वाली समस्या को देखा जाता है और फिर उसके मुताबिक आगे का इलाज करवाया जाता है। इसी के साथ अगर आपको GERD की बीमारी लंबे समय से है तो संभावना है कि आपका फूड पाइप सिकुड़ जाए। ऐसे में एंडोस्कोपी के जरिए इसे खोला जाता है ताकि खाना नली में अटके नहीं। GERD में सर्जरी, मेडिकल एक्सपर्ट की माने तो GERD में किसी भी प्रकार की सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर्जरी तभी की जाती है जब किसी को हाइटल हर्निया हो। हाइटल हर्निया होने पर भी एसिड रिफ्लक्स की समस्या पैदा होती है। ओके, तो ये थी GERD से जुड़ी हुई हर जानकारी। इस आर्टिकल को आगे शेयर करें और सबको GERD के बारे में जागरूक करवाएं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आर के नर्सिंग यूट्यूब चैनल। थैंक यू।